हमने पिछली कक्षा में बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन के बारे में पढ़ा था कि बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन जो है उसका प्रमुख आधार क्या है, सुखवाद की अवधारणा। तो हमने बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांतों में सबसे पहले जो पॉइंट हमने लिया वो था बेंथम का उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें ये प्रमुख आधार है कि व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो उसके सुखों में अभिवृद्धि करे, जो उसके भौतिक सुख में अभिवृद्धि करे, वही कार्य व्यक्ति को करने चाहिए। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया कि इसमें हमने ये प्रमुख आधार माना कि राज्य का कार्य क्या है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना है, जो कि उपयोगितावाद का मुख्य आधार है। और राज्य का कार्य भी इसी उपयोगिता पर आधारित है कि राज्य को भी वही कार्य करने चाहिए जिससे व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना हो, अर्थात राज्य को वही कार्य करने चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की हित साधना उसके कार्यों से हो सके। तो इस प्रकार हमने जो है दो आधारभूत सिद्धांत पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। अब हम बेंथम के उपयोगितावाद के तीसरा सिद्धांत हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए, इसमें राज्य और समाज में अंतर की बात कही गई है। तो देखिए, उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसका ये मानना है कि राज्य और समाज में अंतर है। राज्य और समाज में अंतर है। राज्य और समाज में अंतर है। तो देखिए, आदर्शवादियों के विपरीत जो उपयोगितावादी दर्शन है वो ये मानता है कि राज्य और समाज में मुख्य रूप से अंतर है। उनका ये मानना है कि राज्य जो है उसका क्षेत्र जो है सीमित है, जबकि समाज का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। तो राज्य और समाज में प्रमुख अंतर उपयोगितावाद मानता है कि उपयोगितावाद के अनुसार राज्य और समाज में अंतर प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि उपयोगितावादी चिंतन में राज्य का जो क्षेत्र है वो सीमित माना जाता है, जबकि समाज का क्षेत्र व्यापक माना जाता है। इसलिए आदर्शवादियों के विपरीत उपयोगितावादी जो सिद्धांत ये मानता है कि राज्य और समाज में प्रमुख रूप से अंतर है, और इसी प्रकार जो समाज का क्षेत्र जो है वो राज्य की तुलना में कहीं व्यापक है, क्योंकि समाज एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें उसका क्षेत्र व्यापक है, जिसमें उसके क्षेत्र में विभिन्न आयाम हम देखते हैं। तो इसलिए समाज का क्षेत्र जो है वो राज्य से कहीं अधिक व्यापक है। तो इस प्रकार राज्य गौण है तथा समाज प्रधान है। तो उपयोगितावादी ये मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाने रखने के लिए राज्य क्या है, आवश्यक है। तो देखिए, राज्य गौण है जबकि समाज क्या है, प्रधान है। और व्यक्ति के जीवन में राज्य एक अनिवार्य संस्था है और राज्य को व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये उपयोगितावादी मानते हैं कि राज्य जो है उसकी कसौटी उपयोगितावाद है और उसे व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला इसका जो पॉइंट है वो है कि राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र है। तो देखिए, राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र है। राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन मात्र है, बल्कि एक साधन मात्र है। तो देखिए, उपयोगितावादी मानते हैं कि राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं है बल्कि एक साधन मात्र है, और राज्य की उपयोगिता इस बात में है, उसका अस्तित्व इस बात में है कि उसका औचित्य मानव के हित के लिए है। इस प्रकार राज्य जो है व्यक्ति के लिए है
और व्यक्ति के जीवन में उसका प्रमुख स्थान यही है कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की क्या करे, वृद्धि करे। और राज्य इसी रूप में राज्य को होना चाहिए। उपयोगितावादी मानते हैं कि राज्य का होना इस बात में निहित है कि उसके कार्य जो हैं वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो है कामना करें। इस प्रकार अगला पॉइंट हम देखते हैं, उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। तो देखिए, उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। तो देखिए, उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है जिसमें हम आदर्श के स्थान पर यथार्थ को मुख्य रूप से मानते हैं और इसमें यथार्थवादी चिंतन हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और हम इसमें आदर्शवाद के विपरीत यथार्थवाद को ही प्रमुख रूप से मानते हैं कि ये यथार्थवादी दर्शन है और जिसमें हम जीवन का जो है व्यावहारिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का संबंध उपयोगितावाद रखता है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है जिसमें का संबंध जीवन की व्यावहारिक समस्याओं से है और इन व्यावहारिक समस्याओं के बारे में वो प्रमुख रूप से जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं उपयोगितावादी, और उन समस्याओं के समाधान का निदान भी ढूंढते हैं कि किस प्रकार से उन समस्याओं को, किस प्रकार उनका सही ढंग से उनको सुलझाया जा सकता है। तो देखिए, इस प्रकार उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। अगला है, उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों के समर्थक है। तो देखिए, उपयोगितावादी सामाजिक सुधारों के समर्थक हैं। उपयोगितावादी सामाजिक सुधारों के समर्थक हैं। तो देखिए, उपयोगितावादियों का जो उनका सरोकार है वो यथार्थवादी होने के कारण जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से वो अपना सरोकार रखते हैं और सामाजिक सुधारों के समर्थक हैं कि समाज में जो भी व्याप्त उन्हें समस्याएं दिखती हैं, बुराइयां दिखती हैं, उन बुराइयों का वो निदान जो है बहुत ही प्रभावी ढंग से उनके निदान के बारे में वो अपने प्रभावी सुझाव रखते हैं। किस प्रकार से उन समस्याओं को हम बिल्कुल प्रभावी ढंग से उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में व्याप्त, जैसे बेंथम ने उसके अपने अपने विचार उसने व्यक्त की दंड व्यवस्था के बारे में, जेल व्यवस्था के बारे में, न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो बेंथम ने जो भी देखा इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों में, उसे जो भी वहां पर उसने अव्यवस्थाएं देखी, चाहे से जेल प्रशासन के बारे में, चाहे से न्याय व्यवस्था के बारे में, दंड व्यवस्था के बारे में, तो उसने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन सब समस्याओं का किस प्रकार से निदान ढूंढा जा सकता है। और बेंथम के चिंतन में हमने देखा कि उसने अलग अलग जो है अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं और उसके विचारों में हम ये देखते हैं कि उसने अपना विचार व्यक्त करके उन समस्याओं का प्रभावी ढंग से जो है उसने समाधान ढूंढा और अपने विचार उन समस्याओं के बारे में उसने बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रतिपादित किए। तो इस प्रकार उपयोगितावादी सामाजिक सुधारों के समर्थक हैं। इसके साथ ही संवैधानिक मार्ग में विश्वास रखते हैं। तो देखिए,
संवैधानिक मार्ग में विश्वास। अगला पॉइंट है संवैधानिक मार्ग में विश्वास। उपयोगितावादी संवैधानिक मार्ग में विश्वास रखते हैं कि वे कहते हैं कि जो भी परिवर्तन हो वो परिवर्तन उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि परिवर्तन जो होना चाहिए संवैधानिक साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उपयोगितावादी लोकतांत्रिक साधनों में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में हम देखते हैं किस प्रकार से संवैधानिक मार्ग के द्वारा हम परिवर्तन की बात करते हैं। उसमें हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं होता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में हम देखते हैं किस प्रकार संवैधानिक साधनों के द्वारा हम परिवर्तन की मांग करते हैं। और उसी की बात जो है उपयोगितावादी भी करते हैं कि उनका ये मानना है कि जो भी परिवर्तन हो वो परिवर्तन क्रांतिकारी रूप से न होकर परिवर्तन संवैधानिक साधनों के द्वारा किया जाए, और उसी में ही उनका विश्वास है। तो इस प्रकार उपयोगितावादी संवैधानिक साधनों के द्वारा जो है परिवर्तन की बात करते हैं। अगला है राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक है। तो देखिए राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक। राज्य की अपेक्षा शासन का राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक है। तो देखिए उपयोगितावादी जो है वो इसमें व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्यों पर अपना ध्यान अधिक रखते हैं, और राज्य का विकास कैसे हुआ है, राज्य का स्वरूप क्या है, अथवा राज्य कैसा होना चाहिए, इस पर इनका ध्यान केंद्रित नहीं है। ये शासन की व्यवस्था पर अधिक ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और शासन का स्वरूप किस प्रकार से प्रभावी ढंग से होना चाहिए इस पर ये अपने विचार व्यक्त करते हैं। और हम ये देखते हैं कि राज्य की अपेक्षा उपयोगितावाद जो है शासन का सिद्धांत हमें अधिक दिखाई देता है कि शासन जो है शासन किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में ये पूरी तरह से अपने जो है अपनी धारणा प्रतिपादित करते हैं। तो इस प्रकार से राज्य के स्वरूप के बारे में, राज्य कैसा होना चाहिए, क्या है, किस प्रकार से है, इन सब बातों में न पढ़कर वो शासन किस प्रकार से होना चाहिए और शासन का व्यवहारिक ढंग से किस प्रकार से उसका संचालन होना चाहिए, इससे अपना सरोकार रखते हैं। तो अगला बिंदु हम देखते हैं। अगला बिंदु है समय अनुकूल परिवर्तित विचारधारा। तो देखिए समयानुकूल परिवर्तित विचारधारा है उपयोगितावाद। समयानुकूल परिवर्तित विचारधारा। तो देखिए उपयोगितावाद जो है समय के अनुकूल परिवर्तन हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार समय के अनुकूल परिवर्तन ही से हमें इसमें दिखाई देता है कि बेंथम का उपयोगितावाद हम देखते हैं कि बेंथम ने केवल मात्रात्मक भेद की बात की कि हम
बेंथम के उपयोगितावाद में मात्रात्मक अंतर की बात करते हैं और उसने सुखवादी जो दर्शन दिया है वो मात्रात्मक अंतर ही उसने माना है, गुणात्मक अंतर नहीं माना है। लेकिन बेंथम के बाद में जब मिल ने अपने उपयोगितावादी दर्शन के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए तो हम देखते हैं कि उसके चिंतन में हम उपयोगितावाद जो हमें दिखाई देता है वो बिल्कुल परिवर्तित स्वरूप में दिखाई देता है कि बेंथम ने मात्रात्मक परिवर्तन के स्थान पर गुणात्मक परिवर्तन की बात की। और बेंथम ये मानता है कि जब हम उपयोगितावाद में केवल मात्रात्मक सुख की बात करता है, लेकिन मिल जो है उसके उपयोगितावाद में पूरी तरह से उसके उपयोगितावाद को संशोधित करते हुए वो उसमें गुणात्मक परिवर्तन को समाहित करता है और गुणात्मक अंतर की बात करता है कि किस प्रकार से गुणात्मक सुख भी होता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि उपयोगितावाद समय और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित विचारधारा है और इसमें समय और परिस्थिति के अनुरूप जो है परिवर्तन होता रहता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है कहीं इस प्रकार से रुक सा नहीं गया है और समय के अनुकूल परिवर्तन इसमें देखते हैं कि इसमें ठहराव नहीं है। सिद्धांत में समय के अनुकूल इसमें परिवर्तन हम देखते हैं कि इस उपयोगितावादी सिद्धांत में समय के अनुकूल परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से उपयोगितावादी सिद्धांत जो है हम ये कहते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत में हम बेंथम की विचारधारा के अनुसार इसे सुखवादी दर्शन पर आधारित मानते हैं और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से ही हम इसका संबंध मानते हैं। तो अब हम इसकी आलोचना के बारे में देखते हैं कि इस सिद्धांत में क्या कमियां रह गई है, क्या इसमें सीमाएं हैं इसकी। तो हम बेंथम के उपयोगितावाद के आलोचना की बात करते हैं कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। तो देखिए बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना। तो देखिए बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में जो कमियां रह गई है उनके बारे में हम देखते हैं कि इसके उपयोगितावादी सिद्धांत में जो कमियां किस प्रकार से हैं। देखिए पहला पॉइंट है उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण है। पहला पॉइंट है आलोचना का, उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार
त्रुटिपूर्ण है। नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण है। कहने का मतलब है कि उपयोगितावाद व्यक्ति को यह मानता है कि व्यक्ति निरंतर सुखों की दौड़ में लगा रहता है, सुखों के पीछे भागता रहता है। ये मनुष्य के जो है एक पक्षीय उसके स्वभाव को प्रकट करता है कि मनुष्य के स्वभाव में निहित स्वार्थी भाव को ही वो पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए बेंथम अपने सिद्धांत में मानता है कि व्यक्ति के सुखवादी दर्शन को ही अपने उपयोगितावाद का आधार मानता है और उसके एक ही पक्ष, उसके स्वार्थी जो है चरित्र को वो बताता है। लेकिन मनुष्य के चिंतन में और मनुष्य के मन में केवल स्वार्थी भाव ही नहीं होता है, उसके हृदय में प्रेम, दया, त्याग, सहयोग, करुणा, वात्सल्य, स्नेह ये सब भाव भी उसके मन में होते हैं। क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और एक संवेदनशील प्राणी होने के नाते उसके मन में जो है ये संवेदना, ये आवेग उसके मन में होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार पर त्रुटिपूर्ण है, गलत है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर हम ये मानते हैं कि बेंथम केवल व्यक्ति के स्वार्थी चरित्र को ही जो है स्पष्ट रूप से वो उसमें बताता है और व्यक्ति के स्वार्थी भाव को ही वो स्पष्ट करता है। मनुष्य के एक पक्षीय जो है उसका चित्रण वो करता है, जबकि मनुष्य के चरित्र में, मनुष्य के हृदय में स्वार्थ के अलावा उसके हृदय में करुणा, दया, सहयोग, प्रेम की भावना भी होती है, जो उसका वो कहीं भी कोई वर्णन नहीं करता है। केवल एक ही बात करता है कि मनुष्य जो है निरंतर सुखों के पीछे दौड़ता रहता है। तो इस प्रकार मनुष्य केवल सुखों के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति ही नहीं है, वो एक विवेकशील प्राणी है और उसके मन में केवल सुख की कामना ही नहीं होती, प्रेम, दया, परोपकार, करुणा ये सब भाव भी उसके हृदय में होते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर और नैतिक आधार पर त्रुटिपूर्ण है। अगला है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं है। तो देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन, अधिकतम सुख मापन सरल नहीं है, सरल नहीं है। देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का मूल्यांकन करना जो है बहुत ही कठिन है और किस प्रकार आलोचक ये मानते हैं उपयोगितावाद राज्य के कार्यों के मूल्यांकन की कसौटी जो है किस प्रकार प्रदान करता है, ये मानना ठीक नहीं है। तो किस प्रकार हम ये माने कि कोई कार्य राज्य का जो है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संबंधित है। तो इस प्रकार आलोचक ये मानते हैं और वास्तव में हम ये बात जो है बहुत ही आलोचना से परिपूर्ण है कि किस प्रकार हम व्यक्तियों के सुख में अधिकतम, व्यक्तियों का अधिकतम सुख हम माने कि किस कार्य को करने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो होता है। तो इस प्रकार हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को मापने की बात करते हैं कि बहुत ही कठिन कार्य है और इसको हम सरल तरीके से नहीं माप सकते, इसका हम आकलन नहीं कर सकते
कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम जो हित किस कार्य से होगा। तो इस प्रकार ये बहुत ही मापना बहुत ही कठिन है कि किस प्रकार हम मापें, किस पद्धति से मापें कि कौन सा कार्य जो है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को क्या करेगा, उसके हित में वृद्धि करेगा। तो ये मापन जो है बहुत ही कठिन है कि किस प्रकार हम किस प्रक्रिया के द्वारा ये तय करें कि कौन सा कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संबंधित होगा। तो अगला हम देखते हैं आलोचना, वो ये है कि उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है। तो देखिए उपयोगितावाद जो है निम्न कोटि का भौतिकवाद है। किस प्रकार? उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है। निम्न कोटि का भौतिकवाद है जिसमें हम ये मानते हैं कि भौतिकवादी दर्शन में हम केवल भौतिक सुख की बात करते हैं, इंद्रिय सुख की बात करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि मानव एक विवेकशील प्राणी है, उसके चिंतन में नैतिकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके चिंतन में हम नैतिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। किस प्रकार? उसके चिंतन में नैतिकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है, जो कि उपयोगितावादी दर्शन जो है उस नैतिकता को बिल्कुल उसका तिरस्कार कर देता है और नैतिकता को वो बिल्कुल तिलांजलि दे देता है कि उसमें केवल भौतिक सुख की बात ही होती है, इंद्रिय सुख की बात ही होती है, जबकि मानव जो है एक नैतिक प्राणी है और नैतिक प्राणी होने के नाते उसका जीवन नैतिक नियमों से, सदाचार से, इनसे क्या होता है, संचालित होता है। तो इस प्रकार जो है उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है जिसमें हम केवल इंद्रिय सुख और भौतिक सुख की बात ही करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उपयोगितावाद का जो चिंतन हमें निम्न कोटि का भौतिकवाद हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल भौतिक सुख की बात होती है, इसमें नैतिकता की बात नहीं होती है, जो कि नैतिकता व्यक्ति के स्वभाव में जो है एक नैसर्गिक गुण है और व्यक्ति का जीवन नैतिक नियमों से, सदाचार के नियमों से संचालित होता है। अगली आलोचना है, उसमें हम देखते उपयोगितावाद समाज के व्यक्तियों को भीड़ मात्र समझने की भूल करता है। उपयोगितावाद समाज को व्यक्तियों की उपयोगितावाद समाज को व्यक्तियों की भीड़ भाड़ समझने की भूल करता है। किस प्रकार? देखिए उपयोगितावाद जो है समाज को व्यक्तियों की भीड़ भाड़ समझने की भूल करता है, भीड़ मात्र समझने की भूल करता है, भीड़ मात्र समझने की भूल करता है। तो देखिए उपयोगितावाद केवल ये मानता है कि समाज में व्यक्तियों का एक झुंड रहता है और वो समाज को एक झुंड के ही रूप में देखता है। वो ये नहीं देखता कि समाज में व्यक्तियों का जो है नैतिक स्तर भी होता है और इसमें केवल भीड़ भाड़ ही नहीं रहती है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों का नैतिक और चारित्रिक विशेषताएं जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और किसी भी समाज में हम रहते हैं तो उसमें व्यक्तियों का चारित्रिक गुण जो होता है, व्यक्तियों की नैतिकता जो होती है, उनके जो गुण होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। केवल भीड़ भाड़ मात्र, केवल व्यक्ति को पशु समझना बहुत ही गलत अवधारणा है। मनुष्य का जीवन केवल एक पशु की तरह नहीं है। मनुष्य केवल पशुवत व्यवहार ही नहीं करता है, वो समाज में रहता है और समाज में जिस प्रकार से अनुशासन में वो अपना जीवन व्यतीत करता है, वो नैतिक नियमों और सदाचार
के नियमों से ही उसका जीवन संचालित होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के जीवन को केवल एक भीड़ भाड़ मात्र समझना जो है बहुत ही गलत है, जो कि बेंथम करता है। तो इस प्रकार आलोचक ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज को केवल पशुओं की तरह झुंड समझना गलत है, क्योंकि समाज में व्यक्ति जो रहते हैं केवल संख्यात्मक जो है वही बात नहीं है, क्योंकि हम समाज को केवल एक झुंड की उपमा नहीं दे सकते। समाज में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही उनके चरित्र में ऐसी विशेषताएं होती हैं, और समाज में जो रहते हैं व्यक्ति वो अनुशासन के द्वारा उनका जीवन संचालित होता है, और सदाचार के नियमों से जो है वो अपना जीवन जो है प्रभावी ढंग से व्यतीत करते हैं।